गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट कार्यपत्रक 42 और ये 10 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है और ये क्लास 9th के लिए है, लोकतांत्रिक राजनीति की। और इसके अंतर्गत हम पाठ 5 पढ़ रहे हैं, संस्थाओं का कामकाज। इसमें हम सरकार के संस्थाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अब तक पढ़ चुके हैं कार्यपालिका और विधायिका के बारे में। आज पढ़ेंगे हम न्यायपालिका के बारे में। सरकार के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना। और कार्यपालिका का काम क्या होता है? कानूनों को लागू करना, है ना। और न्यायपालिका का काम क्या होता है? संविधान की व्याख्या करना, कानूनों की व्याख्या करना, और जो व्यक्ति कानूनों का पालन नहीं करता है उसको सजा देने का काम भी किसका होता है? न्यायपालिका का। तो आज हम न्यायपालिका के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे देश भारत में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों के समूह को न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है। राज्य में उच्च न्यायालय आते हैं कि हाई कोर्ट हो गई, और जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय शामिल हैं। देश में एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब ये हो गया कि जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो मान्य होंगे पूरे देश में, और सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होता है उनको सभी अदालतें मानती हैं। यानी कि अगर आपका मुकदमा स्थानीय स्तर के न्यायालय में चला गया और आप अगर उसमें हार जाते हैं तो आप कहाँ जाओगे? उसके बाद जिला न्यायालय में जाओगे। जिला न्यायालय के बाद में आप वहाँ भी अगर हार जाते हो तो कहाँ जाओगे? उच्च न्यायालय में, यानी कि राज्य की हाई कोर्ट में जाओगे। और अगर उसमें भी आप मुकदमा हार जाते हो तो आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हो, और जो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय लिया जाएगा, फैसला लिया जाएगा, वो सभी अदालतों में क्या होगा? मान्य होगा। तो इसीलिए भारत की न्यायपालिका क्या है? एकीकृत न्यायपालिका है। अब हम भारत के न्यायालय के बारे में जान लेते हैं। हमारे जो संविधान है उसके आर्टिकल 124 1 to 4 में कहा गया है, यानी कि अनुच्छेद 124 में कहा गया संविधान के कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 28 जनवरी 1950 को। इससे पहले यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था, और उस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो उसी समय उसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उससे पहले सर्वोच्च न्यायालय को संघीय न्यायालय कहा जाता था, और संघीय न्यायालय कहा जाता था। और इससे पहले की अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1773 में हुई थी, अंग्रेजों के टाइम पे, ठीक है। और ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। और इसके जो पहले जो न्यायाधीश थे वो थे एमपे। कौन थे? एमपे। तो अब हम बात कर लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय में कितने जज होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है बच्चों, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश होते हैं। कितने होते हैं? 34 जज होते हैं, जिसमें से एक जज होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं सीजेआई। क्या होते हैं? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और 33 अन्य जज होते हैं, ठीक है। तो इनका जो नियुक्ति होती है वो संविधान के अंतर्गत हमारे देश के राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं और इनको शपथ दिलाते हैं। अब बात आती है भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, इनमें से किसी भी विवाद पर सुनवाई कर सकता है। यानी कौन से विवाद इसमें लिए जा सकते हैं, यानी किन विवादों की, किन झगड़ों की सुनवाई करता है सर्वोच्च न्यायालय। तो अगर देश के नागरिकों के बीच में विवाद हो जाता है ना, और नागरिकों को और सरकार के बीच में विवाद होता है, तब भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
दो या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद हो जाता है, दो राज्य हैं उत्तर प्रदेश और आपका बिहार, आपस में झगड़ा हो जाता है तो वो भी कहाँ जाएगा, वो विवाद भी सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अगर झगड़ा हो जाता है तो कहाँ जाएगा, वो भी सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। जैसे दिल्ली में केजरीवाल सरकार और केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट के अंतर्गत अगर झगड़ा हो जाता है तो कहाँ जाएगा, कहाँ निर्णय लिया जाएगा, ये मुकदमा कहाँ पे लड़ा जाएगा, ये सर्वोच्च न्यायालय में। और यह फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है, यानी कि लड़ाई झगड़े और जमीन जायदाद के जो मामले हैं वो भी कहाँ जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में या स्थानीय न्यायालय में हार जाता है तो सबसे ऊपर की जो संस्था है वो कहाँ है, सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। इसके अलावा यह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है, यानी कि जो मैंने बताया ना आपको कि अगर कोई भी फैसला हाई कोर्ट में है, ठीक है, और अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ भी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो है, हाई कोर्ट के खिलाफ भी, उच्च न्यायालय के खिलाफ भी सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर सकता है। दूसरी बात इसमें एक और आता है कि राष्ट्रपति को भी सर्वोच्च न्यायालय क्या देते हैं, सलाह दे सकते हैं किसी कानून के संबंध में, अगर राष्ट्रपति सलाह मांगते हैं तो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसका मतलब यह है कि न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य नहीं करती। न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है और ये विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में काम नहीं करती है, अपने हिसाब से कार्य करती है। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्रों में, लोकतांत्रिक देशों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। भारत का राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अमूमन सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, और जो सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, सीनियर न्यायाधीश होगा, उसी को राष्ट्रपति प्रमुख न्यायाधीश यानी कि सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नियुक्त करते हैं। और एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। यानी कि अगर एक बार सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद में उसको हटाना बड़ा ही मुश्किल है। किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। यानी कि संसद के दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, तो इन दोनों सदनों में अलग अलग, है ना, 2/3 सदस्य अगर लिख के दे देंगे कि भाई ये जो न्यायाधीश है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है ना, और या इसका काम करना बस की नहीं है, तभी उस न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। वरना एक बार अगर नियुक्ति हो गई न्यायाधीश के पद पर तो इसको हटाना मुश्किल है। और जो उच्चतम जो हाई कोर्ट है उसके न्यायालय की जो न्यायाधीश है उनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो है 62 वर्ष, है ना, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की। और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उसकी जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनकी सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष, यानी कि 65 वर्ष बाद वो रिटायर होते हैं। 65 वर्ष की उम्र के बाद वो रिटायर होते हैं, उससे पहले उनको कोई भी नहीं हटा सकता। न्यायपालिका और भारत का संविधान, न्यायपालिका और भारत का संविधान। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। देश की व्याख्या करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को, ठीक है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। अगर न्यायपालिका को लगता है कि जो विधायिका ने कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है, विधायिका ने कोई कानून बनाया है या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई है जो संविधान के विरुद्ध है, संविधान के अगेंस्ट है, तो वह केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसी कानूनी कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकता है। यानी कि अगर
कानून ऐसा बन जाता है विधायिका के द्वारा जो सही नहीं है, तो उस कानून को न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, अमान्य घोषित कर सकती है। इस तरह किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी संवैधानिक वैधता तय करता है। इसे हम न्यायिक समीक्षा के रूप में जानते हैं। यानी कि अगर कोई विधायिका अगर कोई गलत कानून बना देती है तो उसके खिलाफ न्यायपालिका एक्शन लेती है, तो उसको बोला जाता है न्यायिक समीक्षा। यानी कि उस संविधान की, उस कानून की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होता है, न्यायपालिका के पास। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों में बदलाव नहीं कर सकती। यानी कि अगर संविधान में बदलाव भी अगर संसद करती है तो उसके मूलभूत जो सिद्धांत है उसमें बदलाव नहीं कर सकती। मूलभूत सिद्धांत कैसे होगा, जैसे लोकतंत्र, समाजवाद, स्वतंत्रता, समानता आदि के मामले में संसद कोई भी बदलाव नहीं कर सकती। न्यायपालिका और मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार बच्चों आप जानते हो ना, हमारे संविधान में हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं और ये जन्म से ही हमें प्राप्त हो जाते हैं। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? पहला है समानता का अधिकार। पहले मैं आपको बता दूं ये संविधान में कहाँ दिए गए हैं। जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, भाग 3 में दिए गए हैं और अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। इसमें 6 मौलिक अधिकार है जो हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं भारत में पैदा होने के साथ ही। तो पहला है समानता का अधिकार, ठीक है बच्चों, और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, इक्वलिटी और फ्रीडम, लिबर्टी। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। और पहले संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, उसको क्या कर दिया गया, उसको अब हटा दिया गया है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बिना सारे अधिकार हमारे निष्फल हैं फिर। इसीलिए हमें 6 के 6 अधिकार क्या प्राप्त हैं, मौलिक अधिकार प्राप्त है और इनको कोई भी हमसे नहीं छीन सकता। और न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की क्या करती है, रक्षा करती है। यानी नागरिक अपने अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय भी जा सकते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकारों को हनन किया जा रहा है किसी के भी द्वारा तो आप सीधे कहां जा सकते हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हो। हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। यानी कि मानवाधिकारों के खिलाफ भी, मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए भी आजकल न्यायपालिका कार्य कर रही है और इन्हीं वजहों से लोगों में न्यायपालिका पर काफी विश्वास बढ़ा है ना। और एक जनहित याचिका भी लाई गई है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा जनहित याचिका। इसके अंतर्गत अगर आपको लगता है कि कोई विवाद है या कोई काम है ये जनता के हित में है तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती हो। जैसे कूड़ा कचरा नदी में नहीं डालना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, है ना। तो इसके लिए आप न्यायपालिका में सीधे अपील कर सकते हो कि यहाँ पे भाई साफ सफाई नहीं हो रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है ना। तो बच्चों ये आज की वर्कशीट थी। अब आप इसके प्रश्न और उत्तर कॉपी में लिख लीजिए। तो बच्चों पहला प्रश्न है न्यायपालिका किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से न्यायालय शामिल हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, हमारे देश भारत में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। और न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय सम्मिलित हैं। तो बच्चों मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं। अभी जो वर्तमान में हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम क्या है।
उनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े। तो बच्चों जो वर्तमान में हमारे CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम है शरद अरविंद बोबड़े। और भारत के पहले जो CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनका नाम था हीरालाल जे कानिया। दूसरा प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किन मामलों की सुनवाई होती है? तो देश के नागरिकों के बीच विवाद, नागरिकों और सरकार के बीच विवाद, इसकी सुनवाई क्या होती है? सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है। 2 या उससे अधिक राज्य सरकार के बीच विवाद होता है तो भी कहाँ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में। केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई होती है। यह फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। यह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके खिलाफ भी सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई की जा सकती है। तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्र न्यायपालिका अपना काम कैसे करती है? तो न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, यह विधायिका या कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। भारत का राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत में विश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ता है, तब जाके न्यायपालिका के किसी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। और ये अब तक नहीं हुआ है भारत में। प्रश्न 4 है, आपके विचार में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका क्यों आवश्यक है? तो न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, क्योंकि यदि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं होगी तो वह स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। यही कारण है कि लोग न्यायालय पर विश्वास करते हैं। तो बच्चों आज की वर्कशीट थी, इसके प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दीजिए उसका फोटो खींचकर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।